सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और राजुल का नमस्कार। आज हम लोग साथ हैं दीपा। बहुत दिनों के बाद। बहुत दिन के बाद और हमारे सभी साथी भी साथ हैं जी। तो भाई ये जो साथ साथ वाली आदत है ना, इसको ऐसे पलों में नहीं गंवाना चाहिए कि हम कुछ अलग से कुछ बातें करें या कुछ अलग सा कुछ करें। नहीं मन हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मन तो होता है ना कि अलग क्या, ऐसा लगता है बहुत सारी बातें हो जाएं, बहुत सारी कुछ बातें आप कर लें, कुछ हम कर लें, कुछ हमारे श्रोताओं खूब सारी बातें निकालें, कुछ पुरानी यादों में कहीं खो जाए, है ना। मन तो बहुत सारी चीजें, वक्त हमेशा लगता है कि बहुत कम है और कहने के लिए कितना अभी कुछ तो है। हमारे पास पूरा वक्त पड़ा हुआ है भाई। तो देखो ना, जो वक्त है, जितना भी वक्त मिला है जी, उसका पूरा भरपूर उपयोग करना चाहिए। और उपयोग करने के लिए जो दिमाग में सबसे पहला काम आ रहा है, प्राथमिकता के तौर पर हम जिसे मान रहे हैं या जो हमारी सबसे बड़ी उस वक्त की जरूरत है जी, तो उस काम को सबसे पहले कर लेना चाहिए। उस बारे में भाई टाल मटोल नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत से सारे साथियों ने लिखा है कि आज करे सो काल करे सो आज कर। हाँ, और काल लेकिन मत ये कर। भी, हाँ, और ये भी उन्होंने इस चीज को भी स्वीकारा है कि आदत तो है। है ना, कि लगता है कि गलत आदत है हमारी, बहुत गलत है, लेकिन कई लोगों ने ये भी लिखा है कि हमने सुधार ली है। सुधार लिया है। हाँ। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि भाई आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करना है? अभी तो पड़े हैं बरसों। तो भाई हाँ, टाल मटोल ऐसा करने से नहीं काम चलता। हमारे बहुत सारे साथियों ने याद दिलाया और साथ ही साथ बहुत कुछ वो भी याद दिलाया है जो हम भूल चुके हैं और सोचते हैं कि अरे अब तो जरूरत ही नहीं। लेकिन जब आज बात चली है तो जाने कौन कौन से किस्से याद आ गए कि जब हम इंक वाले पेन से लिखा करते थे, हाथ रंग पुछ जाते थे, क्या क्या अनुभव हुआ करते मालूम पड़ता था बिल्कुल सच में कि कभी अगर शर्ट खराब हो गई तो मम्मी की भी डांट पिटेगी, स्कूल में तो पिटाई पड़ेगी, घर में जो माँ जब देखती थी ना कि आज तुम इतने कपड़े गंदे करके लाए हो तो इसको साफ कैसे करोगे, बैठो और खुद करो। हाँ, बैग गंदे हो जाते थे कभी कभी, और कभी हाथ देखो तो भाई तुम तो सब गंदी गंदी वाली बात बताया जा रही हो। नहीं, हम अच्छी बातें भी तो उससे हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती थी। बिल्कुल अच्छी होती थी। और मतलब क्या एक को लगता था जैसे प्रतिष्ठा की बात है। इंक वाला पेन होता था, वो हर किसी का अपना एक जैसे लगता था, जिसको आजकल कहते हैं सिग्नेचर स्टाइल। तो वो सिग्नेचर स्टाइल जैसा ही होता था कि भाई ये मेरा पेन है, कितना चमक रहा है, कितना दमक रहा है जी, लीक करता है कि नहीं करता। और पूरी वो जो है निब है और उसके जो इंक भरने वाला वो जो छोटा सा है उसमें अच्छे से इंक भरी, देखो मेरी कितनी साफ रहती, मेरे जो निब है वो देखो कितने साफ है। तो भाई ऐसे किस्से हमारे श्रोताओं के पास भी होंगे तो हमारे सुनने वाले जरूर उनके बारे में हमें लिख कर भेजे। और ये बताओ कि आज कहाँ घूमने कहाँ जा रहे हैं? आज हम हिमाचल प्रदेश चलेंगे। अरे वाह। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटियां हैं राजुल जी, उसमें से एक बहुत प्रसिद्ध है स्पीति घाटी। अच्छा जी, और ये इतना मनोरम, इतना अच्छा है, जिनको ट्रैकिंग या बाइकिंग का बहुत शौक है ना, खास तौर पे जो युवा वर्ग है, हमारे युवा साथी हैं, उन्हें तो बहुत मजा आता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। बहुत सारे मठ है वहाँ और बहुत ऐतिहासिक जगह है देखने की, तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि ये घाटी क्यों इतनी अलग अनूठी सी है। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम एक बहुत जो अहम स्थान रखता है परिवार में भी, बच्चे के जीवन में भी, जी, जो निर्णय, उसके बारे में बात करेंगे। बताओ कौन सा निर्णय है? स्कूल बदलने का। हाँ, तो स्कूल बदलना अगर है तो उसको टाले ना, क्योंकि हम कह चुके हैं ना टाल मटोल की आदत अच्छी नहीं है। और देखो भाई, गाना सुनने में भी टाल मटोल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो पहले गाना सुने। बिल्कुल, चलिए।
है सजनी ले चलूं नदिया के पार। तेरे बिन साजन लागे न जिया चलते चलते रुक गए क्यों सजन मेरे, चलते चलते रुक गए क्यों सजन मेरे, मिलते मिलते झुक गए क्यों नैन तेरे, झुके झुके नैना करते हैं, झुके झुके नैना करते हैं तुमसे इकरार। क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। आ तो है सजनी ले चलो नदिया के पार। दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, इन लहरों पर मन मेरा गया मचल मचल। एक बात कहता हूँ तुमसे, एक बात कहता हूँ तुमसे ना करना इनकार। क्या आ तो है सजनी ले चलो नदिया के पार। तेरे बिन साजन लागे न जिया ना बीते ये रात हम मिलते ही रहे, बस तारों की छाँव में चलते ही रहे, नाम तेरा ले लेकर गाए, नाम तेरा ले लेकर गाए धड़कन का हर तार। क्या बार बार जो समझ जाते हैं ना, कुछ भी कहो हाँ, हाँ। इशारे में, इशारों को जो समझ जाते हैं ना तो फिर राज राज नहीं रह जाता है। ठीक है ना। और फिर वो बातों को टालते भी नहीं। टालते भी नहीं। अब देखो ना, टालने की आदत कैसी गंदी गंदी कई कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि ना कुछ कहते बनता है, ना कुछ चुप रहते बनता है। हाँ, हाँ। एक साथी ने लिखा है कि हमारे फ्लैट में रहने वाले पड़ोसी की पत्नी ने हमारी पत्नी से डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाने के लिए 2000 रुपए कर्ज के तौर पर लिए थे और उन्होंने कहा था कि जब मेरे पति ऑफिस से आ जाएंगे तो लौटा दूंगी, लेकिन आज तक उन्होंने पैसे नहीं लौटाए और झूठ मूठ का बहाना बनाकर टालती रही। आज सुबह जब उनके पति से हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया तो वो बोले कि मेरे बेटे की तबीयत तो कभी बिगड़ी ही नहीं। जब मैंने बताया तो पता चला कि 6 महीने से मतलब इन्होंने पता लगाया तो पता लगा कि 6 महीने से दूसरे लोगों से 2000 रुपए कर्ज ली थी उन्होंने, जो उन्होंने मेरे दिए गए पैसे को उसी पड़ोसी को लौटा दी। तो मतलब इस तरह वो कर्ज से कर्ज उतार के कर रही हैं। और जैसे ये टालने वाली ही आदत होती है कि अपना किसी तरह से बिल्कुल उसको पूरी तरह से ना उतारने देने की, अपने आप को दायित्व विहीन कर लेने वाली जो आदत नहीं रहती है लोगों में, उसी की वजह से इस तरह की बातें होती हैं। और एक मन को हिला देने वाली कहानी हमारी एक सखी ने लिख भेजी है कि इस कहानी में पिता एक बच्चे को मतलब लिफाफा देते हैं कि किराएदार को दे दो, तो लड़का टाल मटोल करके लिफाफा छोड़ देता है और दूसरे दिन अपने स्कूल से लौट कर आता है तो पता चलता है उसके किराएदार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली किसी वजह से। अब उसे उस लिफाफे की याद आती है और लिफाफा खोलता है तो लड़के की नौकरी की ज्वाइनिंग का लेटर था वो उसमें।
तो लड़के को बहुत, जिसने नहीं दिया था लिफाफा, उसको बहुत अपराध बोध होता है और वो मानसिक रूप से आगे चल के बीमार हो जाता है। तो उसकी एक असावधानी, मतलब उसकी एक टालने की आदत से किसी की जिंदगी खत्म हो गई। तो इस कहानी ने मन को इतना असर डाला कि मैं कभी भी कुछ भी काम में टालम टोल नहीं करती। ये बचपन में उन्होंने कहानी पढ़ी थी तो आज तक उन्हें याद है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें याद है ये कहानी, और इससे उन्होंने प्रेरणा लेकर के अभी तक अपनी आदत बिल्कुल वैसी रखी कि चुस्त और दुरुस्त। कुछ कामों में तो टालने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि मैं एक साथी लिखती हैं कि दवा खाना है या घर में परिवार में किसी को देना है या किसी को कोई मैसेज या संदेश देना है, तो इसमें जरा भी टाल मटोल नहीं करती हूँ। मतलब ये इन्होंने मान लिया कि भाई ऐसे करती हैं, लेकिन इसमें जरा सा भी टाल मटोल नहीं होती। ये अच्छी बात है कि जो जो टाल मटोल करने वाले विषय हैं उनको याद से अपनी तरफ से ऐसा किया जाए कि उनको बदला जाए, उनकी आदत को बदला जाए। वरना मतलब ये आदत तो ऐसी है कि छूटती नहीं है भाई। हाँ, ये बात तो है। देखिए अभी हमारी एक सखी लिखती हैं कि टालने की आदत देखिए है तो बहुत खराब। कई बार हम परेशान भी होते हैं इससे। सोचिए सुबह कपड़े प्रेस कर लेंगे या मिक्सर का काम कर लेंगे पर लाइट ना हो तो, और अब आलस में रह जाते हैं कि काम हो जाएगा बाद में कर लेंगे, लेकिन जब समय पे काम की जरूरत होती है उस वक्त घर में बिजली नहीं होती तो जो जरूरी काम है वो रह जाते हैं। तो मतलब टालने का कोई ना कोई बहाना तो मिल ही जाता है। लेकिन भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुरंत नहीं किया जा सकता। जैसे बिजली नहीं है तो बिजली से संबंधित काम तुरंत नहीं किए जा सकते। जी बिल्कुल। तो उनके लिए अगर थोड़ा रुकना पड़ रहा है, मतलब एक तो टालने वाली आदत ना हो, लेकिन अगर इतना भी जैसे होता है ना, कुछ लोग इतने संपूर्णतावादी होते हैं या परफेक्शनिस्ट होते हैं कि मतलब अगर जरा सा भी काम टल गया तो उनको तबीयत उनकी खराब हो जाती है, उन्हें तो अजीब सी बेचैनी, अशांत हो जाते हैं। तो अब जैसे तुमने कहा ना कि कहीं पर मान लो कि बत्ती नहीं आ रही है या कि फिर पानी नहीं है, भाई तो उन्हें पता था कि ये चली जाएगी, हाँ, लेकिन फिर भी नहीं किया तो वो टालना हो गया या नहीं हो पाया उस समय, कोई ऐसा जरूरी काम आ गया जी। तो अगर ऐसा हो गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब आ जाएगा तब करें। उसके लिए बहुत ज्यादा घबराए ना, परेशान ना हो जी। लेकिन अगर ये आदत है कि आप हमेशा यही सोचते हैं कि भाई चलो अब अभी अच्छा भी कर लेंगे, तो भाई ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल। और देखिए ना, इसमें कभी कभी ऐसा लगता है, सोचने में आता है कि गलत क्या है टालने में, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि महत्वपूर्ण काम टालने की आदत में कोई जरूरी काम टल जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम आदतन उसको अभी छोड़ रहे हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि अरे ये काम करना बहुत ज़रूरी था और हमने किया नहीं। और ये आदत ऐसी कि हमें आकर्षित बहुत करता है राजुल जी, कि अरे जाने देते हैं, कल कर लेते हैं या शाम को कर लेते हैं, सोचते तो रहते हैं, और ये धीरे धीरे हमें बना देता है आलसी। हमें पता ही नहीं चलता कब ये टालने की आदत हमें आलसी बना रहा है। सही बात है। देखो ना, हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि बिना नागा किए विविध भारती कार्यक्रम सुनते हैं, टाल मटोल का कोई काम नहीं। भाई ये तो बिल्कुल अच्छी बात है और बहुत अच्छा करते हैं, है ना। हाँ, और आलसी के अलावा एक और चीज बनाती है, हम टाइम मैनेजमेंट भूल जाते हैं जी। क्योंकि अगर ये किसी काम को हम अगर इस तरह से नहीं सोचकर करते कि इस नियत समय पर हमें ये काम कर लेना है, तो वो जो समय को व्यवस्थित करने वाली बात होती है ना, वो हमारे अंदर नहीं रहती और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। तो जब ये दुष्परिणाम हम ना झेलें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये स्वीकार कर लें कि हाँ, हमारे अंदर ये आदत है, हमें बदलना है। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो जब हमारा मस्तिष्क तैयार हो जाता है बदलने के लिए, तो हमारी आदतें भी बदलने लग जाती है। अब देखिए, ये ऐसी आदत है जो एक दिन में तो बदलेगी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे आप छोटे छोटे कामों में जो रोजमर्रा में कहीं कुछ टालते हैं तो उसको करना हम बंद कर दें, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आदत की ख्याल आएगा ना, तो सबसे पहले ख्याल तो यही आएगा, अरे बहुत वक्त है, शाम को कर लेंगे, अरे बहुत फला काम का। तो उन्होंने लिखा है ना कि हम सोचते सुबह प्रेस कर लेंगे, मिक्सी का काम कर लेंगे। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा। हाँ। और लगता है कि अरे पूरा तो दिन पड़ा है, क्या इतनी करने की जरूरत है, लेकिन नहीं, वहीं रुक जाना है, वहीं अपनी सोच को रोक देना है और अपने दिमाग को कहना है कि ये हमें सोचना नहीं है, और इस रोक के साथ उस काम को करना है जो हम नहीं कर रहे हैं, है ना। और तुम क्या नहीं कर रही हो अभी? गाना सुना दे। हाँ, और क्या? चलिए चलिए।
काजल जी, जो टालेगा ना हमेशा कोई ना कोई काम, उस पे कभी कोई भरोसा नहीं करेगा, उसको कभी कोई काम नहीं देगा। हाँ, उनको सबको पता रहता है कि अरे इसको देंगे ये काम समय पे होने वाला नहीं है। फिर देखिए खुद उस इंसान का उत्साह कम होते रहेगा, ऊर्जा उसकी कम होने लगेगी। हाँ, फिर अपने व्यक्तित्व पर असर पड़ेगा, ढीला ढाला इंसान माना जाएगा, तो आत्मविश्वास में कमी सा लगता है और फिर तनाव और चिंता में भी रहता है, क्योंकि उसके काम तो पूरे हुए नहीं है, तो दिमाग हमेशा उसी में बने रहते हैं। बिल्कुल। है ना? अच्छा देखो, अब एक बात और है कि जो टाल मटोल की आदत होती है ना, ये सब तो करती है। एक बात और है, वजन भी बढ़वा देती है। पूछो कैसे? कैसे भाई? आप मतलब जब बाहर चलना है, अब जैसे कि तुम टालती चली जा रही हो, घुमाने नहीं ले जा रहे हैं ना आपको। हाँ, तो बताओ कैसे होगा ऐसे? ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। तो भाई फिर तो हम मान लेते हैं हमारी गलती है भाई, इतनी देर तक हमें नहीं टालना चाहिए। तो ले जाओगी? हिमाचल प्रदेश में चलते हैं, वहाँ पे एक स्पीति घाटी है, और इसकी खासियत ये है कि जैसे घाटियां होती हैं तो उसमें घुमावदार सड़कें होती हैं, और फिर आप जैसे जैसे जाएंगे देवदार जैसे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिलेंगे आपको, और घाटियां हैं। और यहाँ की जो खास बात है, 250 दिन यहाँ पे धूप ही नहीं निकलती, बर्फ ही बर्फ जमा होती है। हो, मतलब इतना ठंडा ये क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का। और ये ना हिमाचल प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है और तिब्बत, जब बिल्कुल आप हिमाचल प्रदेश के एकदम छोर पर पहुंच जाइए और यहाँ खत्म होता है भारत का क्षेत्र, और तिब्बत इन दोनों जगह से सटा हुआ है ये स्पीति घाटी, और देश का सबसे ठंडे स्थानों में से एक है ये। भाई तो अब स्पीति का मतलब क्या होता है? मध्य भूमि या मिडिल लैंड। तो ये जो घाटी है, जैसा कि तुमने कहा ना अभी कि भारत और तिब्बत सीमा के बीच में है, और यहाँ पर यात्रा का सबसे अच्छा समय गर्मियों का है, क्योंकि तुमने बताया अभी यहाँ पे बर्फ जमा रहती है, तो भाई उससे पहले तो खुद ही जम जाएंगे। तो इस समय यहाँ पर 0 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान रहता है, और अगर आप ट्रैकिंग या मोटर बाइकिंग का शौक रखते हैं तो स्पीति घाटी बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए ये समय जो खास इन दिनों में अभी आने वाले जैसे अप्रैल, मई, जून, तब जा सकते हैं। अब जाना है तो कहाँ कहाँ जाना है, थोड़ी जांच पड़ताल करके हम जाते हैं। तो चंद्रताल झील है, ये झील को हिमालय की खूबसूरत झीलों में से एक माना जाता है। ये लाहौल क्षेत्र है, वहाँ पे लाहौल क्षेत्र, वहाँ पे समुद्र टापू पठार पर यह स्थित है, और चंद्र नदी का स्रोत माना जाता है। अर्धचंद्राकार इसका जो आकार है वैसा अर्धचंद्र के जैसा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है चंद्रताल झील। और नाम में दिन में जो इसका पानी है ना नीला सा रहता है, दिन ढलते ढलते हरे रंग का होने लगता है, और रात होते बहुत काला सा होने लगता है, मतलब हरा काला कुछ इस तरह से अलग अलग शेड्स दिखाई देते हैं। बहुत सुबह बिल्कुल अगर आप सूर्योदय के समय जाएंगे ना तो नारंगी, लाल, इस तरह के कलर उसमें दिखाई देते हैं। तो मतलब बिल्कुल चंदा मामा की तरह ही न सिर्फ आकार बदलता है बल्कि रंग भी बदलता है। और इसके किनारे जब कैंपिंग करते हैं ना तो उसका जो दिन भर में आप दिन के हर पहर में जो आप रंग बदलना जो देख पाते हैं वो बहुत मनमोहक लगता है, और दिल को ऐसा लगता है कि कितना प्रकृति कितनी सुंदर है और कितनी जादुई है, क्या क्या रंग बदलती है। भाई और भी जगह है यहाँ पर, भारत के लाहौल और स्पीति जिले पे एक प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध मठ है, उसका काई मठ जो है वो मुख्य मठ कहलाता है। तो ये मठ 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, और ऐतिहासिक जो जानकारी की बहुत ज्यादा जो जानना चाहते हैं इतिहास के बारे में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ अभी भी प्राचीन बौद्ध संक्राल और पेंटिंग्स हैं। जी, और काई मठ जब आप गए हैं तो वहां से आप जा सकते हैं कुंजुम दर्रा यानी पास, जैसे रोहतांग पास होता है ना वैसे उसी तरह से ये कुंजुम पास है। ये 62 किलोमीटर की दूरी पर है काई मठ से। यहाँ के स्थानीय लोग इसे कुंजुम ला भी कहते हैं, कई लोग जैसे रोहतांग ला भी बोलते हैं, पास को ला भी बोला जाता है। और देश के सबसे ऊंचे गाड़ी चलाकर ले जाने वाले पास में से एक है। अगर आप बाइकिंग कर रहे हैं ना तो आप इधर से ही जाएंगे, और ये कुल्लू और स्पीति घाटी का प्रवेश द्वार कहलाता है। और कहते हैं कि कुंजुम देवी का मंदिर है यहाँ पर, ये ला पे ही, इस पास में ही। तो अगर आपको पूरा जो रास्ता गुजरना है ना इस कुंजुम दर्रा का, तो ये मंदिर के दर्शन करना बहुत जरूरी है, आगे आपकी यात्रा सुरक्षित बनी रहे इसलिए। तो क्या करते हैं जो लोग होते हैं वो अपनी ही गाड़ी को मंदिर के चारों तरफ घुमा लेते हैं।
हाँ। उसको घुमा के वहाँ पे देवी के दर्शन करके फिर वो आगे की अपनी यात्रा करते हैं। क्या बात है। अच्छा, यहाँ से ना चंद्रभागा रेंज का भी मनोरम दृश्य देखने को मिलता है और इसी तरह बारालचा पास या दर्रा है जो कि ट्रैकिंग या बाइकिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है और बहुत खूबसूरत जगह भी है ये। जी जी। और जो धनकर गोम्पा या मठ है ये भी यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। ये दरअसल बौद्ध मंदिर है और जो बहुत मशहूर बौद्ध मंदिर है उनमें से एक है जी। तो कहते हैं कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और इस मठ में वैरोचरण की एक मूर्ति है जिसमें चारों दिशाओं में बुद्ध की 4 प्रतिमाएं हैं और यहाँ पर प्राचीन चित्र भी हैं, ग्रंथ भी हैं। मतलब एक तरह से समझ लो कि न सिर्फ मंदिर बल्कि मंदिर से जुड़ी लाइब्रेरी और उसके बारे में, उस इतिहास के बारे में, उस काल के बारे में जानने का बहुत कुछ है। मतलब कहिए, देखिए ना, अगर 1000 साल पुराना है तो कितना सुंदर और ऐतिहासिक तौर पे कितना महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ एक और जगह है काजा। ये स्पीति जिले की कहते हैं खास नगरी है, खास शहर है, जैसे राजधानी माना जाता है उसे। और ये क्षेत्र दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मतलब बीच में काजा छोटा सा ये गांव है और आसपास पहाड़ हैं और सबसे ज्यादा आबादी वाला ये ही जगह है। जो स्पीति घाटी में जितनी बहुत कम आबादी है लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो इसी जगह पर है, काजा में। और आप बहुत सुंदर सुंदर दृश्य तो देख सकते हैं। और स्थानीय बाजार मतलब शॉपिंग, अगर हम महिलाएं जाएंगी तो शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ वो प्रसिद्ध है ये जगह। यहाँ पर आपको मॉल्स और जैसे जो मॉल रोड होता है ना उस तरह की रोड है खास एक, वहाँ पर यहाँ जो बनती है चीजें आप उसे देख सकते हैं।
हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी है। राजुल जी, बातें तो और करते चलेंगे, लेकिन एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर चलते हैं स्पीति घाटी की ओर। और क्या भाई, कितनी सुंदर जगह है। त्रिलोकीनाथ मंदिर चलें, जो कि टुंडे गांव में है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ताबो मठ है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ है और इसे हिमालय का अजंता भी कहते हैं, क्योंकि मठ की जो दीवारें हैं ना, उस पर बहुत सुंदर सुंदर भित्ति चित्र सजे हुए हैं, जो कि अजंता की गुफाओं से काफी मिलते हैं। भाई, जब इतनी अच्छी अच्छी जगह है तो जाएं कैसे वहाँ? तो मई जून का समय जाने के लिए तो बहुत उपयुक्त है, क्योंकि तब यहाँ मौसम थोड़ा मध्यम सर्द रहता है, हम थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं वो ठंड। और कई तरह की ट्रैकिंग, जो जितनी गतिविधियां हैं ना, वो सब भी उसकी अनुमति रहती है, कर सकते हैं। हरी भरी वादियां हैं, वनस्पति और साफ आसमान रहता है, तो घूमना बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, मौसम अच्छा हो तो सब जगह घूमना अच्छा लगता है। अच्छा, अब ऐसा है कि ट्रेन से भी जा सकते हैं और सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, है ना? जी। तो कुल्लू मनाली से भी सीधी बसें उपलब्ध है ना? जी, वहां से भी जा सकते हैं। और चंडीगढ़ है, संचार है, वहां से भी बसें सीधी उपलब्ध हैं। ट्रेन से अगर जाना चाहते हैं तो चंडीगढ़ से ट्रेन उपलब्ध है, जो कि जोगिंदर नगर एक स्टॉप है, वहां तक जाती है। यहाँ से स्पीति जो घाटी है, ये सबसे नजदीक है। तो लोकल गाड़ी चल वाले मिल जाते हैं जोगिंदर नगर स्टेशन पे, वो वहां से आप वो गाड़ी ले सकते हैं और सीधे पहुंच सकते हैं। तुमने तो ऐसे बता दिया है दीपा कि बस लग रहा है अब चल ही दे। ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, आपके पास पहले से ही सारी जानकारी हो। पहले से जानकारी हो तो बहुत कुछ टाला जा सकता है, वैसे वाला टालना नहीं। वो टाल मटोल वाला नहीं, वो जो कि टाल दिया जाना चाहिए जी। लेकिन इस समय कुछ नहीं टालना चाहिए, ऐसी है कोई चीज। चलिए, वो हम बिल्कुल नहीं टालेंगे।
न चिट्ठी ही आई ना संदेश आया, हर आहट पे आने का अंदेशा आया, न चिट्ठी ही आई ना संदेश आया, हर आहट पे आने का अंदेशा आया, हर आहट पे आने का अंदेशा आया। कोई छोटी मोटी हिवड़िया हिलाते रे, कोई मेरे माथे की बिंदिया सजाते रे, कोई मेरे माथे की, कोई मेरे माथे की बिंदिया सजाते रे। घूंघटा गिरा है जरा, घूंघटा उठाते रे, घूंघटा गिरा। देखो दीपा, स्पीति घाटी के बारे में हमारे साथियों ने लिखा भी है कि बहुत अद्भुत सौंदर्य मालूम चला स्पीति घाटी के बारे में, और पानी के रंग में भी परिवर्तन कितना सुंदर लगता होगा। तो ये तो देखने भाई तो देख कर जाना जरूर आप जाइए। हाँ। और वो देख कर आइए, और देख कर आके फिर हमें बताइएगा कि वाकई में कितना खूबसूरत लगता है। आपका अपना अनुभव तो अलग ही होगा, है ना? बिल्कुल। और जो अनुभव की जहाँ तक बात है, तो कई बार हमारे अनुभव इसलिए भी कड़वे हो जाते हैं क्योंकि हम सही समय पर निर्णय नहीं लेते, या जो निर्णय लिया जाना चाहिए उसमें टाल मटोल करते हैं। इसमें टाल मटोल कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें टाल मटोल नहीं कर सकते, और कुछ कुछ ऐसे जब बात हमारी या हमारे बच्चों की खास जो उनके भविष्य की बात आती है, जैसे कि स्कूल बदलने का निर्णय। बिल्कुल। तो घर में बकायदा बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है। पहले माएँ थोड़ी परेशान होती रहती हैं, फिर घर के जो बच्चों के पिताजी हैं उनसे बात करते हैं, या अपने सखियों से, या वो जिनके बच्चे की माएँ भी है ना, उनके साथ सब डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर ये बात हम सोचने लगते हैं कि किया जाए या नहीं किया जाए, करना है या नहीं करना है। बहुत से कारण होते हैं उसके, ऐसा नहीं कि बस उठे और एक दिन सोच लिया। यही कारण हो सकता है कि जैसे इन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी महामहिम राज्यपाल महोदय के निजी सचिव हुआ करते थे, और गर्मी के दिनों में रांची के राज्यपाल भवन में जब सब शिफ्ट हो जाया करते थे, तो उन दिनों मेरा पूरा परिवार भी रांची चला जाता। उन दिनों मैं पटना वाला स्कूल बदलकर रांची के स्कूल में नाम लिखाना पड़ता था। मजबूरी थी, करें तो क्या करें। नए दोस्त बनाने में बहुत समय लग जाता था। जब तक नए दोस्त बनते थे तब तक फिर पटना वाले पुराने स्कूल में आना पड़ता था। देखिए, एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुझे भी बहुत सारे स्कूल बदलने पड़े, पर जब जिस स्कूल में गई वहाँ वो भी छूटा मेरा, और वहाँ के दोस्त भी छूटे, और उसकी याद बहुत आती थी। बहुत हम रो दिया करते थे उस वक्त कि स्कूल क्यों छूट रहा है हमारा, है ना? तो भाई और हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने शुरू से प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक का सफर शासकीय स्कूल में ही बीता, जो कि मेरे घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर था। ये कहें कि आज भी है। उन दिनों प्राइवेट स्कूल की इतनी संख्या नहीं होती थी, पढ़ाई और अनुशासन की कोई कमी नहीं होती थी, इसलिए कभी स्कूल बदलने की नौबत नहीं आई। तो सबके अलग अलग अनुभव रहते हैं, लेकिन फिर भी जब ये बात आती है कि हमें अब स्कूल बदलना है अपने बच्चे का, तो ये निर्णय आसान नहीं है। और क्योंकि बच्चे के भविष्य की बात है, और कभी कभी परिस्थितियां भी ऐसी बन जाती है राजुल जी कि हमें इस बारे में सोचना पड़ता है। जैसे कि वहाँ की जो सुविधाएं हैं, शिक्षा प्रणाली है, या जो सुविधाएं जो वहाँ पे मिल रही हैं, या पढ़ाई को लेकर के जब असंतोष रहता है माता पिता के मन में, तो उन्हें लगता है कि नहीं, अब बदल देना चाहिए स्कूल, है ना जी। और कभी कभी ये भी लगता है कि स्कूल का प्रबंधन हमें ठीक नहीं लग रहा है, या फिर एक खास कारण, कभी बच्चा कक्षा में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हाँ, ये बार बार जब बच्चा शिकायत करने लगता है कि मुझे नहीं जाना है, फिर जब हम पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं जाना, बड़ी मुश्किल से बच्चा बताता है कि स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। तो वो क्यों असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब वो कारण पे हम नहीं जाएंगे, कारण तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जब वो डरा हुआ रहता है ना, तो हमें लगता है नहीं, हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेज सकते जहाँ पे कि वो अगर हर दिन डरा हुआ ही रह रहा है, तो वो पढ़ेगा कैसे। बिल्कुल। तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि हमारा अपना कहीं पर
अपना ऐसा योगदान हम बच्चे के जीवन में दे सके जिससे कि उसका जो विकास यात्रा है उसमें बाधा ना पड़े। बिल्कुल। मतलब स्कूल बदलने का निर्णय सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कोई स्कूल हमारे बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है, बल्कि ये कि बच्चे का मानसिक जो विकास है वो वहां पर ना रुके। क्योंकि देखो, बच्चा अगर डरा हुआ महसूस करेगा, अगर बच्चे को स्कूल में, ये जरूर है कि पढ़ाई के लिए ही बच्चे जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो उनका एक वो आनंद वाला बाहें फैलाकर खेलने का जो आनंद होता है, खेल के मैदान में दौड़ने का जो आनंद होता है, दोस्त बनाने का जो आनंद होता है, अगर इनमें से एक भी आनंद से वो बच्चा वंचित रह रहा है तो स्कूल बदल देना ही उचित है। जी। और इसके साथ और भी कारण बन जाते हैं, जैसे फीस बहुत बढ़ गई है। ये एक सच्चाई वाली बात है, बहुत वास्तविक कारण होते हैं जहाँ पे फीस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मजबूरन माता पिता को स्कूल बच्चे का बदलना पड़ता है कि भाई अब नहीं, अगर उनमें उतनी शक्ति है कि वो इतना फीस भर पाएं। और साथ में ये भी कारण हो जाते हैं कि योग्यताएं जब भी कभी कभी कर्मचारी की, जो स्कूल के खास तौर पर शिक्षकों की योग्यताएं अनुकूल नहीं रहती, तो ऐसा लगता है कि भाई बच्चे को ही अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं ढंग से, तो उनके आगे फिर जब वो कक्षाएं उनकी बढ़ती चली जाएंगी तो वो कैसे बच्चा पूरी तरह से जो पढ़ने जो किताबी ज्ञान वो स्कूल से ही पाएगा। हम तो अपने घर से जो संस्कार हैं या माता पिता जितनी योग्यता रखते हैं वो अपनी तरह से बताते ही हैं, पढ़ाते ही हैं, लेकिन जो पूरी तरह से जो पूर्ण विकास वहाँ अगर उसका नहीं हो रहा है तो फिर सोचने में आ जाता है कि स्कूल बदल देना चाहिए। एक किस्सा और भी है कि एक बच्चा था जो शुरू से ही पढ़ रहा था उसी स्कूल में, और कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जो शुरुआत से होता है ना, नर्सरी से, फिर वो प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, फिर KG1, लोअर KG, अपर KG, वो सब जो होता है वो सब करते करते वो आया तो 4 साल वो एक ही उसकी मतलब किस्मत की बात थी कि वो एक ही शिक्षिका रही उसकी, टीचर एक ही रही। अब टीचर से तो उसको भयंकर लगाओ बच्चे को, मतलब वो टीचर तो समझ लो उनका पल्ला पकड़ पकड़ के बच्चा घूमता था, क्योंकि वो एक दूसरा घर कहलाता है ना बच्चे के लिए। और वो टीचर भी उनको बहुत अच्छी लगती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन टीचर की शायद शादी हो गई या जो भी हुआ, वो टीचर स्कूल उन्होंने आना बंद कर दिया, और अब अपर KG में ही था बच्चा कि उसके मतलब समझ लो 14 साल था, और नई टीचर आ गई। बस तो बच्चे ने रोना शुरू हो जाता होगा घर पर, वो जाना नहीं चाहता बच्चा। तो फिर अब यहाँ पर स्कूल बदलने वाली बात यही है कि फिर बच्चे को ये समझाया गया कि भाई अगर नहीं पढ़ना है इस स्कूल में तो ठीक है, लेकिन अगले स्कूल में भी वो टीचर तो नहीं मिलेंगी, टीचर तो अब तुम्हारी वो गई। तो ये वाली बात, बहुत छोटे बच्चे इस बात को बहुत भावनात्मक उनका वो जुड़ाव हो जाता है, वो समझ में उन्हें आता नहीं है, लेकिन ये कारण भी एक बहुत सटीक कारण हो सकता है और बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। जैसे कि एक उन्होंने लिखा है ना कि वैसे तो स्कूल में प्रवेश लेने के बाद किसी दूसरे स्कूल में जाने का मन कभी नहीं हुआ, लेकिन कक्षा 8 में इन्हें पापा के ट्रांसफर होने की वजह से 2 बार स्कूल बदलना पड़ा, जो कि इनके लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि अपनी आधी अधूरी पढ़ाई को छोड़कर दूसरे स्कूल के माहौल में ढलना और पढ़ना बहुत मुश्किल लगा था। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ट्रांसफर हो जाता है माता पिता का, तो स्कूल बदलना ही ये जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि हमारे बच्चे के लिए दूसरा घर हो जाता है, तो वो अपने उस घर को छोड़ना नहीं चाहता। और कारण कुछ भी हो सकते हैं राजुल जी, लेकिन एक कारण यहाँ पे बन रहा है संगीत सुनने का। जी
राजुल जी, बचपन के दिन कौन कौन से दिन याद दिला रहे हैं? वो दिन याद दिला रहे हैं जब हम कलम से लिखते थे और दवात लेके जाते थे। और देखो जरा हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारी सखियां हैं, वो कहाँ कहाँ किन किन गलियों में पहुंच गई और जी क्या क्या देखिए, तो नहीं याद एक करे ही मैं लगे हैं। बिल्कुल रुक नहीं पा रही हूँ, ये मैं आपको बस पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है, इस इंक वाले पेन ने क्या क्या पापड़ नहीं बिलवाया। निब, स्याही, ड्रॉपर, ब्लॉटिंग पेपर, इनको सभी को साथ रखना पड़ता था। अगर पेन कहीं लीकेज है तो किताब, कॉपी, बैग सभी खराब होंगे और हाथ भी रंगे हुए। क्लास में कभी ये दगा दे जाती थी, सहेलियों से मांग कर काम भी चलाना पड़ता था। ये इंक वाली पेन होली की छुट्टियां होने पर पिचकारी का भी काम करती थी और सहेलियों से झगड़ा होने पर एक दूसरे पर के कपड़ों को बर्बाद करने में भी काम आती थी। कभी सीना जोरी से, कभी चुपके से एक लाइन स्याही की पीछे कपड़े पे बना दी जाती थी। तो भाई ये याद करते हुए कहती है, हमारी प्यारी स्याही वाली कलम। स्याही वाली कलम के तो कितने कितने किस्से होते थे भाई। और कितना इसने जैसे एक यात्रा पूरी इसकी आगे बढ़ी है। हाँ। कि पहले जो थी वो सोचो ना, जैसे इन्होंने लिखा है कि आज इंक पेन से तो बचपन की यादों में चली गई। हमेशा 2 पेन रखती थी, सुबह सुबह इंक भरकर पेंसिल बॉक्स में। कभी एक की इंक खत्म हो जाए तो, या पेन खराब हो जाए, निब टूट जाए तो दूसरा काम आता था। कभी छिड़क कर चलाने में अपनी ड्रेस, हाथ और साथ बैठने वाले की भी ड्रेस खराब हो जाती थी। अपने पास ब्लॉटिंग पेपर और चौक रखना भी बहुत आवश्यक हो जाता था। कमाल के थे वो दिन। एक दिन तो हम पूरी दवात ही रख लिए थे बैग में। हमारा रिक्शे वाला अपने साथ एक बंदर का छोटा सा बच्चा कभी कभी लेकर जाता था। मेरी इंक पॉट से उसने कब इंक निकाल कर उसके मुंह पे मल दी, हमें पता ही नहीं चला। तो मतलब ये सब भी तमाशे होते थे कि जरा सा भी चूक दुर्घटना, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी और फिर धब्बे ही धब्बे हो जाते थे। सही बात है। और इंक पेन वाले दिन, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इंक पेन वाले दिन से याद आ रहा है कि इंक पेन से लिखाई बहुत अच्छी होती थी। पढ़ाई के दिनों में बस्ते के साथ साथ पेन में भी स्याही भरने की ये दिनचर्या हमारी हुआ करती थी। और पेन को सीधा चलाने के लिए इसलिए कहा जाता था ताकि लिखावट साफ सुथरी बन सके, अक्षर भी एक जैसे आए। लेकिन मैं इंक पेन के तकनीकी पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये वो बताना चाह रहे हैं कि तकनीक इसकी कैसी आई। और हर व्यक्ति का पेन पकड़ने और चलाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई तिरछा चलाता है तो कोई हल्के हाथ से, तो कोई दबाकर चलाता है। कागज पत्र या चेक के धोखाधड़ी के मामले में राइटिंग एक्सपर्ट लिखावट के तरीके से विश्लेषण कर देते हैं कि असली लिखावट है या जाली। तो भाई इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पकड़ लिया जाता है कि ये लिखावट सही है या कि उसी व्यक्ति की है या किसी और की है। मतलब ये बात है ना कि जो बॉल पेन है उससे जो है लिखावट, जो राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनको समझने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन जो इंक पेन है उससे तुरंत पता लग जाता है, क्योंकि निब वाला जो दबाव होता है ना वो एक खास तरीके से होता है, तो पता लग जाता है। और इन्होंने आगे ये भी कहा है कि बैंक में बॉल पेन से लिखे चेक 1950 से पहले के समय में भुगतान के लिए अस्वीकार कर दिए जाते थे। और 1980 में जब मैंने बैंक इन्होंने ज्वाइन किया था, लगभग तभी से बॉल पेन स्वीकार्य हुए। आज 2 रुपए वाले इंक पेन और स्याही की दवात का जमाना नहीं रहा। मैंने हाल ही में फाउंटेन पेन खरीदा जो 500 का था और स्याही की दवात 110 की। लेकिन लिखने का आनंद उठाना है तो इंक पेन ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इंक पेन में रोजाना स्याही भरना, निब टूटने पर नया लगाना, कभी विद्यालय में जाकर जो कपड़े, ये तो देखिए मुझे लगता है सभी के साथ ये अनुभव हो चला है। और हाथ भरे हुए हैं। और मेरे पास आज भी एक उसी के लिए तो होता था ब्लॉटिंग पेपर। एक पेन वाला पेन आज भी मेरे पास है और आज भी एक दवात की स्याही भी पड़ी है। तो ये जो आपने बात याद दिला दी तो उनको ये भी याद आ गया कि मेरे पास दोनों पड़े हैं, इंक और दवात। इनका संदेश पढ़कर तो वो जमाना भी याद आ गया कि शुरू में सरकंडे के कलम से मेरे पिताजी सादे कागज पर लिखाया करते थे और स्याही छोटी सी दवात में रखी रहती थी। धीरे धीरे मेरी लिखावट में निखार आता चला गया। फिर पिताजी ने निब वाली कलम ला कर दी, तब मैं कॉपी पर मैंने लिखना शुरू किया। आज मेरी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई है। तो भाई ये तो है ही है कि इस तरह से
राइटिंग में तो सुधार होता है, लेकिन ये जो सरकंडे वाले कलम थे ना, हाँ। उनके साथ एक और बात थी कि ये जब लिखते थे तो जो डेस्क होती थी ना, जी। उस डेस्क पर या तो दवात रख दी जाती थी, शीशी वो रखी जाती थी, और उससे भी पहले मतलब वो बाकायदा एक जैसे गोल सा गड्ढा बना रहता था, उसमें जो था इंक भी नहीं होती थी, एक छोटी सी गोली सी होती थी, टिकिया जो होती थी, उसको डाल दिया जाता था उस गड्ढे में, उसमें पानी भर दिया जाता था और फिर उसमें डुबो के लिखा जाता था। फिर धीरे धीरे इंक आई और बड़ा मजा आता था लिखने में। देखिए, जब बात को याद करने में इतना मजा आ रहा है तो उस वक्त का अनुभव कितना अच्छा रहा होगा। कितने भी बड़े हो जाएं ये चीजें छूटती नहीं है ना। बचपन तो जाएगा लेकिन उसकी यादें कभी नहीं जाएंगी, है ना। हमारे जो एक साथी हैं उन्होंने तो बकायदा उस जमाने को इतना याद किया है कि उन्होंने जो एक खास किस्म का एक इंक होती थी उसका भी जिक्र किया है कि हम वो उस इंक का प्रयोग करते थे, और पिकॉक जो वाला कलर होता था ना, तो इन्होंने लिखा है कि 5 साल पहले ही मेरे पास इन्होंने पार्कर पेन का बताया कि वो था मेरे पास, और उसमें जो खास तरह की कंपनी का टर्कोइश इंक था, मोर पंख वाला जो कलर, और ये इनका प्रिय रंग था और इससे लिखने का मजा ही कुछ और है। वो लिखना छूट गया और इन पेन का चलन कम होने से मिलती भी नहीं है, वैसा लिखाई का आनंद अब नहीं रहा, अफसोस। इन दिनों में तो वापरो और फेंक दो वाले पेन का चलन है। ऐसी पेन में अक्षर अच्छे नहीं आते पर इंक पेन वाले अक्षर बढ़िया आते हैं। और एक और हमारे साथी वो याद करते हैं कि परीक्षा के पहले 3-4 पेपर, जो पहले 3-4 पेन धोकर स्याही भरकर तैयार कर लिया करते थे, और इनमें से एक लकी पेन भी होता था
हाँ। और जिससे लिखने में परीक्षा में ऐसा लगता था हमें कि हमारे अंक अच्छे आएंगे। तो वो हाँ। है ना, होता था एक लकी पेन, हम किसी को नहीं देते थे। किसी को नहीं देते थे भाई। हाँ कि वो तो और दोस्त को पेन गिफ्ट भी करते थे ये वाले, और बहुत सारे गिफ्ट मिलते भी थे। और एक बात और भी थी भाई, उन दिनों जो पेन रिपेयरिंग की दुकानें होती थी, बाकायदा एक दुकान होती थी जिसमें सब निब, और निब के नीचे जो एक काला काला लगा रहता है जिसको कहते थे, वो दोनों चीजें बदली जाती थी। कहा जाता था भाई ये तो बहुत महंगा कलम खरीदा था उस समय, 10-12 रुपए का कलम भी बहुत महंगा होता था। तो कहते थे बहुत महंगा कलम खरीदा है और ये बराबर इंक इसमें से निकल रही है, तो वो बदली जाती थी, धोई जाती थी। और एक उसमें क्या नहीं मतलब जो बीच से जो लीक करने लगता था, तो उसमें बीच में रबड़ भी लगा दिया जाता था कि रबड़ लगा दिया जाए तो जिससे लीक कम करे, है ना। क्या क्या तो उसके साथ हम लोग करते थे। लेकिन आज भी वो जमाना, चाहे जितनी भी मतलब उसके साथ उचापत करनी पड़ती हो, चाहे जितनी भी मुश्किलें करनी पड़ती हो, लेकिन उसका तो मजा ही कुछ और था। जैसा कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख के भेजा है। और दांतों में वो दबा लिया करते थे, वो जो पीछे का जो हिस्सा होता था ना, कई बार वो, ये खास तौर पे लड़कियों की बहुत आदत होती, पीछे दांत से दबा देते थे। और जब नहीं था जब हाँ, तो दांत से दबा दबा के उसको गोल गोल घुमा के मुंह भी हो जाता था। अच्छा, जब उस वक्त फिर क्या, अगर आपने होमवर्क नहीं किया हुआ है ना, तो पता है टीचर किस तरह से डांटती थी कि आपके पेन में अगर खींचा खत्म हो गया हो तो दांत से निकाल दीजिए। हाँ। सही बात है। तो भाई मतलब उस पेन के साथ जुड़ी हुई कितनी कितनी सारी यादें हैं, कितनी सारी बातें हैं। और अभी हमारी एक साथी का ये एक संदेश है कि घर पर होमवर्क करते समय पेन नहीं चलता था, पेन की निब टूट जाती थी, तो डरते डरते पापा से उनका पेन लेकर अपना होमवर्क करना आज भी याद है। और स्कूल में सहेलियों के द्वारा चकाचक ड्रेस को पेन की स्याही से चुपचाप गंदा करना भी याद है। तो भाई बहुत सारी यादें ताजा हो गई हैं, लेकिन अब जरा घड़ी की तरफ घड़ी कह रही है हमें भी याद कर लो। चलो भाई। तो आज हमें यही लेनी होगी विदा, बहुत सारी अपनी पुरानी सुनहरी बातों को याद करते हुए, स्माइल देते हुए एक अब हम लेते हैं इजाजत। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी और राजुल को इजाजत। नमस्कार।